प्रिय बच्चों, आज हम लोग अध्याय 2 का तीसरा भाग देखेंगे। इसमें हम लोग क्षार पढ़ेंगे। क्षार के साथ साथ हम लोग पीएच स्केल का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्षार किसे कहते हैं? क्षार किसे कहते हैं? वैसे क्षारक जो पानी में पूरी तरह घुलनशील होते हैं उन्हें हम लोग क्षार कहते हैं। वैसे क्षारक जो पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें हम लोग क्षार कहते हैं। जैसे NaH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है? पानी में घुलनशील है, अतः ये क्या है? क्षार हैं। अब हम लोग क्षार का परिभाषा देखते हैं। क्षार की परिभाषा, वैसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, तथा छूने पर साबुन जैसे होते हैं, उन्हें हम लोग क्षार कहते हैं। वैसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा छूने पर साबुन जैसे होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। अब देखिए क्षार के गुण क्या क्या होते हैं, इनका अध्ययन करेंगे। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, दूसरा, ये छूने पर साबुन जैसे होते हैं, तीसरा, यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। चौथा, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। क्यों विद्युत के सुचालक होते हैं? आपको पता है कि विद्युत के सुचालकता के लिए क्या होना जरूरी है? या तो इलेक्ट्रॉन अथवा क्या होना चाहिए? आयन होना चाहिए। तो ये आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं और एक आपको धनायन देते हैं, अतः ये विद्युत के सुचालक होते हैं। क्योंकि ये जल में आयन बनाते हैं, तो इस वजह से ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ये कुछ धातुओं के साथ
कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे हम ले लें जिंक, NaH के साथ ये क्षार जो हो गया पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जिंक के साथ अभिक्रिया करके ये दे देता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यहां आप ध्यान दें कि सारे धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं, कुछ ही धातु अभिक्रिया करके बनाते हैं। यह एक लवण है जिसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। इसी तरह से एक और धातु है जो रिएक्शन करता है NH के साथ, वो है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जब अभिक्रिया करता है तो बनाता है NaAlO2 तथा हाइड्रोजन गैस, और इस तरह से इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। तो इस तरह से ये कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को आप अम्ल में पढ़ चुके हैं, वहां आपने पढ़ा था कि अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। तो यहां हमने क्या पढ़ लिया, क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। तो सेम रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे यहां क्षार हमने ले लिया NaH और इसको हमने ले लिया अम्ल HCl, तो ये हमको मिल जाएगा लवण NaCl प्लस H2O। तो यह अम्ल हो गया, यह क्षार हो गया, यह लवण हो गया तथा यह जल हो गया। इसी तरह दूसरा आप ले सकते हैं। दूसरा आप KH ले लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और H2SO4 के बीच में ले लीजिए। तो यहां हो जाएगा K2SO4 तथा H2 K2SO4 पोटेशियम सल्फेट तथा जल। पोटेशियम सल्फेट क्या हो गया, लवण हो गया यहां पर। अब देखिए यहां पर आपने पढ़ा था कि यहां क्षार अम्ल का प्रभाव समाप्त करता है तथा अम्ल क्षार का प्रभाव समाप्त करता है, अतः इन्हें उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे यहां हमने एक क्षार ले लिया, यहां पर हम क्षार ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपने इस अभिक्रिया को बार बार पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट में भी पढ़े हैं। तो
कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हम लोग जांचते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करते हैं, मतलब चूना जल से हम लोग जब पास करते हैं तो क्या बनता है? CaCO3 तथा H2। तो यहां क्या हो गया? यह लवण हो गया और यह जल हो गया, यह जल हो गया। तो इस तरह से जो क्षार है वह अधातु ऑक्साइड से विक्रिया करके लवण तथा जल बनाया, और यह हमें पता है यह क्या है? क्षार है। तो अधातु ऑक्साइड जो होगा, अधातु ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा? अधातु ऑक्साइड का प्रकृति कैसा होगा? प्रकृति कैसा होगा, गुण कैसा होगा? हम जानते हैं क्षार लवण तथा जल का निर्माण तभी करता है जब किससे अभिक्रिया करेगा? अम्ल के साथ करेगा। ये वेल नोन है। अतः अधातु ऑक्साइड का प्रकृति अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। अब हम लोग कुछ क्षार का प्रयोग देखेंगे। क्षार का प्रयोग, क्षार का प्रयोग। पहला प्रयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग साबुन बनाने, कपड़ा बनाने तथा कागज बनाने में होता है, कागज बनाने में होता है। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग विरंजक मीन्स ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है, इसी तरह आपको सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग हम लोग धावन सोडा के रूप में करते हैं, धावन सोडा के रूप में प्रयोग होता है। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग हम लोग बेकिंग सोडा के रूप में करते हैं, बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ क्षार का प्रयोग है। क्षार के प्रकार, इन्हें हम लोग दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला सांद्रता के आधार पर, क्षार दो प्रकार के होते हैं, सांद्र क्षार तथा तनु क्षार। सांद्र क्षार वैसे क्षार जिनमें पानी की मात्रा कम से कम हो उसे सांद्र क्षार कहते हैं, उसी तरह दूसरा तनु क्षार वैसे क्षार
वैसे क्षार जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो उसे तनु क्षार कहते हैं। जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो उसे तनु क्षार कहते हैं। जैसा कि आपने अम्ल में विभाजित किया था, उसी तरह जिसमें पानी की मात्रा कम से कम हो उसे सांद्र क्षार कहते हैं। इन्हें लिखने में हम लोग कैसे लिखते हैं? जैसे NH सांद्र क्षार में हम क्या करते हैं, इधर नीचे में सांद्र लिख देते हैं। और अगर उसी का तनु रूप लिखना है तो तनु क्या होगा, NH तनु लिख देते हैं। इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अगर सांद्र रूप है तो यहां हम सांद्र लिख देंगे, अगर उसका तनु रूप है तो यहां हम तनु लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग इन्हें निरूपित करते हैं। क्षमता के आधार पर भी क्षार दो प्रकार के होते हैं। जैसे अम्ल दो प्रकार का तथा प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल, उसी प्रकार यहां दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल क्षार, वैसे क्षार जो जल में पूरी तरह से टूटकर अधिक संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन जिसे हम लोग OH माइनस से निरूपित करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें हम प्रबल क्षार कहते हैं। वैसे क्षार जो जल में पूरी तरह से टूटकर अधिक संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें प्रबल क्षार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या उदाहरण हैं? आपको प्रबल क्षार के उदाहरण हैं। दुर्बल क्षार जो पानी में पूरी तरह से नहीं टूटते हैं, और पानी में जब पूरी तरह से नहीं टूटते हैं तो कम संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार कहते हैं। वैसे क्षार जो पानी में पूरी तरह से नहीं टूटते हैं तथा कम संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे आप ले सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं इनको। तो ये क्या हो गया आपको? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, और इन्हें हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं इन्हें। तो ये आपको दुर्बल क्षार के उदाहरण हैं। क्षारों में समानताएं, क्षारों में क्या समानता होती है? क्षारों में समानताएं, सभी क्षारों में क्या समानता होती है? तो उदाहरण के लिए हम लेते हैं सबसे पहले NH को जब जल में डालते हैं, तो ये क्या देता है? ये Na+aqueous तथा OH- aqueous। इसी तरह KH ले लीजिए, तो ये जल में क्या देता है? अगर इसको जल में देखिए तो K+ तथा हाइड्रोक्साइड आयन देता है, इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लीजिए, तो ये भी क्या देता है जल में? तो जल में आपको ये भी देता है Mg+2 तथा हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो इस तरह से इन सभी को देखिए, तो यहाँ जो धनायन है वो तो अलग है, लेकिन इनमें कॉमन क्या है? ये सभी क्या दे रहे हैं?
तो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जल में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ये सभी जल में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो ये सभी में समांतर हो। और दूसरा, चूंकि ये सभी आयन का निर्माण करते हैं, अतः विद्युत के सुचालक होते हैं। अब देखें, हम लोगों ने अम्ल क्षार सूचक के विषय में पढ़ा था। तो अम्ल और क्षार सूचक, अम्ल व क्षार सूचक का अध्ययन हम लोगों ने किया था। यह सिर्फ हमें यही मैसेज देता है कि कौन अम्लीय है अथवा कौन क्षारीय है। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, क्षार में भी प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार होते हैं। अम्ल में भी प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल होते हैं। इस तरह से यह कौन प्रबल है कौन दुर्बल है, इसके विषय में यह कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता है। कोई सूचना हमें कौन प्रबल अम्ल है कौन दुर्बल अम्ल है, अथवा कौन प्रबल क्षार है कौन दुर्बल क्षार है, इसके विषय में सूचना नहीं देता है। तो कौन सा प्रबल क्षार है अथवा दुर्बल क्षार है, इसके लिए एक दूसरा सूचक लिया गया, जिसे हम लोग सार्वत्रिक अथवा सार्वभौम सूचक कहते हैं। सार्वत्रिक अथवा सार्वभौम सूचक कहते हैं। यह क्या होता है? तो यह कई सारे रंजकों का मिश्रण होता है, जो अलग अलग हाइड्रोजन आयन सांद्रता पर अलग अलग रंग दिखाता है, जिससे हम लोग उनके क्षमता का आकलन करते हैं। तो यह कई रंजकों का, कई रंजक मतलब डाइस, कई सारे डाई का मिश्रण है, का मिश्रण है। कई सारे रंजक का मिश्रण है, जो कि अलग अलग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर अलग अलग रंग देता है, अलग अलग रंग देता है, जिससे हमें पहचानने में मदद करता है। इस तरह से हमें यह प्रबल तथा दुर्बल क्षार हो या अम्ल हो, उनको पहचानने में हमें मदद करता है। नेक्स्ट टॉपिक है पीएच स्केल। इसे एक रसायन शास्त्र का वैज्ञानिक ने दिया था, जिनका नाम है सोरेनसन। इसे रसायन शास्त्र के वैज्ञानिक सोरेनसन ने दिया था। सोरेनसन ने दिया है, सोरेनसन ने दिया है। यहां पर पी का मतलब है, पी जर्मन शब्द पोटेंज से लिया गया है। पोटेंज से लिया गया है, जिसका अर्थ है शक्ति, जिसका अर्थ है शक्ति। यहां हाइड्रोजन जो है, यह H+ मीन्स हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता, हाइड्रोनियम
आयन की सांद्रता दर्शाता है, सांद्रता दर्शाता है, सांद्रता दर्शाता है। किसका? हाइड्रोजन आयन अथवा हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता दर्शाता है। अतः पीएच स्केल किसी विलियन में हाइड्रोजन आयन अथवा हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता का मापन करता है, सांद्रता का मापन करता है। दूसरे शब्दों में पीएच स्केल अम्लीयता अथवा क्षारकीय प्रभाव का किसी विलयन का मापन करता है, किसी विलयन का मापन करता है। मतलब है कि यह पीएच स्केल कौन कितना अम्लीय है अथवा कौन कितना क्षारकीय है इसका ज्ञात करता है, और इसका मान 0 से 14 तक होता है, 0 से 14 तक होता है, 0 से 14 तक होता है। यहां पर जो 7 है, 7 का मापन उदासीन विलयन है, उदासीन विलयन का मान 7 होता है, और 7 से जितना ही हम लोग कम होते जाएंगे उतना ही अम्लीय प्रभाव बढ़ते जाएगा, उतना ही अम्लीयता बढ़ता है, तथा 7 से जितना ही ऊपर जाते हैं उतना ही क्षारकीयता बढ़ता है, उतना ही क्षारकीय प्रभाव बढ़ता है, उतना ही क्षारकीय प्रभाव बढ़ता है। और दूसरे शब्दों में कहें कि जितना ही हम लोग इधर आते हैं, अगर देखें जो पीएच का मान होता है वह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H+ की सांद्रता से बिल्कुल विपरीत होता है। यह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से पीएच का मान बिल्कुल उल्टा होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तो पीएच का मान घटेगा, अगर इसका मान हाइड्रोजन आयन का सांद्रता घटेगा तो पीएच का मान बढ़ेगा। तो इस तरह हम देखें तो इधर जाएं तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगा, H+ की सांद्रता बढ़ेगी, H+ की सांद्रता बढ़ेगी। लेकिन इसी तरह अगर हम इधर जाएं तो इधर क्या होगा, H+ की सांद्रता कम होगी, सांद्रता कम होता है जब हम लोग इधर जाते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो इधर जाने पर OH- की सांद्रता, OH- की सांद्रता बढ़ता है, सांद्रता बढ़ता है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो क्षारकीय प्रभाव बढ़ते जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए पीएच का मान कितना होगा, 14 होगा। इसी तरह जल जो उदासीन होता है उसका पीएच मान कितना होगा, आपको 7 होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
जो HCl सांद्र होगा, HCl सांद्र, उसके लिए पीएच मान कितना होगा? तो 0 होगा। अगर जो तनु HCl या तनु H2SO4 रहेगा उसके लिए क्या होगा? 1 के आसपास होगा। यहां पर कुछ जो कॉमन पदार्थ है उनका पीएच मान दिया हुआ है। जठर रस जो हम भोजन पाचन के लिए हमारे आंत में निकलते रहता है उसका पीएच मान 1.2 होता है। नींबू का रस का पीएच मान 2.2 होता है और रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। इसका मतलब रक्त कैसा होता है? 7 से अधिक पीएच मान है, अतः कैसा होगा? क्षारकीय होगा। इसी तरह HCl सांद्र का पीएच मान 0 के बराबर होता है और तनु का 1 के आसपास होता है। NH तनु का 13 के आसपास होता है और सांद्र NH का 14 होता है और जो दंत मंजन है उसका पीएच मान 8 होता है। इस तरह से जो अम्लीय होता है, अम्लीय विलयन के लिए, अम्लीय विलयन के लिए यहां पर जो पीएच मान होगा, पीएच मान 7 से कम होगा। और एक बात यहां पर और आप ध्यान दें कि इसमें H+ और OH- में दोनों में से अधिक संख्या किसकी होगी? संख्या H+ की अधिक होगी। इसी तरह क्षारकीय विलयन में पीएच मान कितना होगा? पीएच मान जो होगा वो 7 से अधिक होगा। और यहां पर H+ और OH- आयन में कौन अधिक होगा? तो यहां OH- अधिक होता है। क्षारकीय में OH- अधिक होता है और अम्लीय में H+ अधिक होता है। और उदासीन में क्या होता है? उदासीन विलयन में आपको पता है कि यहां पर उदासीन विलयन में पीएच मान 7 के बराबर होता है तथा H+ और OH- आपस में बराबर होते हैं। H+ और OH- की संख्या बराबर होती है। इसका मतलब फिर से देख लें, उदासीन विलयन में पीएच मान 7 होता है और H+ और OH- की संख्या आपस में बराबर होती है। क्षारकीय में पीएच मान 7 से अधिक होता है और वहां OH- की संख्या अधिक होती है। इसी तरह अम्लीय विलयन में पीएच मान 7 से कम होगा। जितना ही 0 की तरफ जाएगा उतना ही इसका अम्लीयता बढ़ते जाएगा और यहां पर H+ की संख्या OH- से अधिक होती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।